यूपी के मेरठ में एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे स्कूटर सवार को वहां के कुछ कर्मचारियों ने जमकर पीटा। स्कूटर सवार का आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इसको स्कूटर में कम तेल भरा, जिस पर विवाद बढ़ता चला गया और वहां मौजूद कर्मचारियों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया और लात घूंसों से उस आदमी को लगातार पीटते नजर आए। इस बीच वहां इकट्ठा हुई भीड़ में शामिल कुछ लोग ये सब कुछ रोकने की गुहार लगाते सुनाई दिए। पेट्रोल पंप पर हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन उन पुलिस वालों के पहुंचने का भी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मारपीट जारी रखी। वो आदमी बेसुध जमीन पर पड़ा नजर आया। ऐसे में पुलिस वालों ने मारपीट कर लोगों को उससे दूर किया। कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर रविवार को उत्तराखंड के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद किसानों ने कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर सरकार का खुलकर समर्थन भी किया। किसानों ने कृषि सुधार कानूनों को देश और किसानों के हित में बताया। साथ ही दावा किया कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बड़े किसान हैं जिन्होंने छोटे किसानों को गुमराह किया है। सरकार ने भी किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी मांगों के मुताबिक कानून में संशोधन भी किया जाएगा। मंत्री जी के सामने हम किसानों ने इस बिल के से जो हमें शंकाएं थी, जो हमें भ्रम था, उस बारे में डिस्कस किया गया। मंत्री जी ने उस बारे में हमें आश्वस्त किया कि ये कमियां जल्द ही दूर की जाएंगी। क्योंकि उसमें जो छोटा किसान है वो कुछ किसानों के बड़े बहकावे में आकर ये लोग बैठे हुए हैं और इसके लिए भी आज बात हुई मंत्री से। उन्होंने कहा भी कुछ बातें मान ली गई हैं, कुछ और मानी जाएंगी। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो बिल पास किया है वो किसानों के भलाई के लिए है और हम भी उससे सहमत हैं। जो सड़कें जाम करके बैठे हैं वो किसान नहीं है असल में, या बड़े हैं या पार्टी के आदमी हैं। उत्तराखंड के किसान बड़ी संख्या में कृषि सुधार बिलों का समर्थन करने के लिए मेरे यहाँ आए थे। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी उम्मीद जताई कि 1-2 दिन के भीतर कृषि सुधार कानूनों को लेकर जो अड़चन है उसे बातचीत के जरिए दूर कर लिया जाएगा। मौजूद है कैलाश चौधरी जी जो कि कृषि राज्य मंत्री, उनसे बात करते हैं। सर, 17 दिन से लगातार जो है किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के किसान आप लोगों के पास आ भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। एक सेंस नज़र आ रहा है कि ये किसान भी ये कह रहे हैं कि उनकी मसलों का सुलझना चाहिए। किस जगह आके बात अटक रही है सर? मैं तो ये कहता हूँ कि देश के अंदर किसान है वो निश्चित रूप से, आज आपने देखा होगा कि किसान इस बिल के समर्थन में आए हैं। जो ये तीनों बिल हैं इनके समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि किसान के जीवन को बेहतर करने वाले और किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। तो निश्चित रूप से किसान इसके पक्ष में हैं और जैसा कि मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ किसान विरोध कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मैं यही कहूँगा कि जो उनके संग का समाधान है तो उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है निश्चित रूप से। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जो एक परिणाम आएगा और 2 कदम किसान आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार आगे बढ़कर और निश्चित रूप से इसका समाधान निकालेगी। सर, बातचीत जो है इस वक्त बंद पड़ी है क्योंकि अगली बैठक के इंतज़ार कर रहे हैं। कदम सरकार बढ़ा नहीं रही है या किसान नहीं बढ़ा रहे हैं? तारीख तय क्यों नहीं हो रही है बातचीत की? ऐसा है कि तारीख का ऐलान हो जाएगा क्योंकि लगातार जब तक हमारी बातचीत किसानों से भी हो रही है तो जल्दी ही बैठकर हम ये परिणाम इस तारीख तय कर देंगे कि जिस दिन बैठकर इसका समाधान निकले। क्योंकि किसानों की तरफ से भी बातचीत हो रही है, हमारी तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि 1-2 दिन में इसका बैठक होगी और उसमें इसका हल निकलेगा। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक ताकतवर जहाज कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन वैसे तो हर वक्त ताकत के बूते उस पर कब्जे की फिराक में रहता है, लेकिन इस साल उसने ताइवान की सीमा के पास अपने सैन्य अभ्यास कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए। इसलिए चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कस ली
और 600 टन वजन वाला ये आधुनिक जहाज समंदर में उतार दिया। दुश्मन पर पैनी नजर रखने के लिए बने इस अहम हथियार को कोस्ट गार्ड में शामिल कराने के लिए खुद ताइवान की राष्ट्रपति कार्यक्रम में पहुंची। आतिशबाजी करके जहाज का शानदार स्वागत किया गया और जैसे ही पटाखे चले, आसमान में ताइवान के झंडे के लाल, सफेद और नीले रंग का धुआं छा गया। खास बात यह कि यह जहाज ताइवान में ही बना है, जो न सिर्फ समुद्र की निगरानी कर सकता है बल्कि युद्ध की सूरत में जंगी जहाज की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसके लिए इसमें रॉकेट लॉन्चर का भी इंतजाम है। इस जहाज से तस्करी रोकने में भी मदद मिलेगी। चीन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को जमीन, आसमान और समंदर में चुनौती दे रहा है। बात चुनौती देने तक नहीं है, बल्कि अब चीन अमेरिका को जंग की धमकी देने पर भी उतर आया है। लिहाजा अमेरिका ने भी चीन की दादागिरी और उसकी विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। चीन पर अमेरिका का प्लान तैयार। चीन की दादागिरी रोकेगा अमेरिका। प्रशांत महासागर में हारेगा चीन। समंदर में चीन का सर्वनाश। प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में चीन के सर्वनाश की एक योजना तैयार कर ली। दरअसल प्रशांत महासागर में चीन की पैंतरेबाजियों से परेशान अमेरिका ने चीन की दादागिरी रोकने के मकसद से पीडीआई यानी पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव प्लान तैयार किया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर इलाकों में उसकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ जाएगी। बल्कि इसके बाद अमेरिका का भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे क्वाड देशों के साथ सहयोग भी मजबूत होगा। यानी अमेरिका समुद्र में चीन के सर्वनाश का खाका तैयार कर चुका है। अपने पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव प्लान पर अमेरिका करीब $2.5 बिलियन खर्च करने वाला है। पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव जो है ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अमेरिका ने अभी तैयार किया है। काफ़ी समय से इसके ऊपर काम चल रहा था। इसके माध्यम से उसकी जो कोशिश होगी कि चाइना की जो सेना है उसको एक तो पहली बात ये कि पैसिफिक क्षेत्र में जो उसका बढ़ावा है उसको रोकना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का मसौदा तैयार करने वाले अमेरिकी सांसदों का मानना है कि अमेरिका इस योजना से न सिर्फ चीन पर लगाम लगा पाएगा बल्कि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों पर भी अंकुश लगा लेगा। जानकारों की माने तो अमेरिका की योजना चीन के लिए संकेत है कि उसकी हर हरकतों का जवाब दिया जाएगा। पीडीआई यानी पैसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडीआई का मकसद इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिकी सुरक्षा बलों की तैनाती के डिजाइन को मजबूत बनाना और क्वाड और दूसरे मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसी गतिविधियों पर जोर देना है। इस तरह अमेरिका और उसके मित्र देश इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को खत्म कर पाएंगे। सीधे साफ लफ्जों में कहें तो पीडीआई की स्थापना का मकसद अमेरिका के सहयोगियों को एकजुट करना भी है और इसमें क्वाड की एक अहम भूमिका रहेगी। चाइना के पास एक तो एलाइज नहीं है, केवल नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान, ये दो उसके ट्रस्टेड एलाई हैं। बाकी तो किसी ऐसे देश से उसके इस तरह के मिलिट्री वाले जो संबंध जैसे यानी वो उस तरह के नहीं है। लेकिन अमेरिका का इस क्षेत्र में बहुत पुराना एलाइज है, जापान है,
क्वाड जिसको कहते हैं, ये चारों देश, इन चारों देशों के पास जो सैन्य शक्ति है, चाइना उसके आगे बिल्कुल नहीं टिक सकता। आज की तारीख में चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना शक्ति होने का दावा कर रहा है, लेकिन क्वाड समूह की साझा नौसेना शक्ति के आगे वो बौना नजर आता है। आंकड़ों की नजर में इस वक्त चीन के पास कुल 777 नेवल एसेट और क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास 978। इनमें अमेरिका के सबसे ज्यादा 490, फिर भारत के 285, जापान के 155 और ऑस्ट्रेलिया के 48 नेवल एसेट हैं। चीन के पास महज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। क्वाड समूह के पास 27 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें अमेरिका के 20, भारत का 1, जापान के 4 तो ऑस्ट्रेलिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास 40 डेस्ट्रॉयर यानी छोटे जंगी जहाज हैं, तो क्वाड देशों के पास कुल 143 छोटे जंगी जहाजों की ताकत है। इनमें अमेरिका के 91, भारत के 10, जापान के 40 और ऑस्ट्रेलिया के 2 शामिल हैं। चीन की नौसेना में 74 पनडुब्बियां हैं, तो क्वाड समूह के पास 104 पनडुब्बियों की शक्ति है। इनमें अमेरिका की 66, भारत की 16, जापान की 20 तो ऑस्ट्रेलिया की 2 पनडुब्बियां शामिल हैं। अगर चीन क्वाड समूह के किसी देश से उलझता है या जंग की शुरुआत करता है तो क्वाड समूह के देशों की नौसेना चीन को तबाह कर देगी। चीन इस बात से वाकिफ है कि संयुक्त सेना के सामने चीन बौना साबित होगा, इसलिए चीन क्वाड को मिनी नाटो या अपने खिलाफ साजिश बताता है और जानकारों की माने यही वजह है कि चीन क्वाड समूह के किसी भी देश से उलझने की गलती नहीं करेगा। पीडीआई यानी पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव बिल के मुताबिक अमेरिका इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिकी सेना की मल्टी डोमेन टास्क फोर्स की तैनात करेगा, आतंकवाद रोधी सूचना केंद्र बनाएगा, जॉइंट इंटर एजेंसी टास्क फोर्स गठित होगी। इसके अलावा एक संयुक्त वर्क फोर्स भी गठित की जाएगी। पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव बिल पर काम कर रही बाईपार्टिजन कांग्रेशनल कॉन्फ्रेंस कमेटी ने पिछले हफ्ते बिल पर चर्चा पूरी कर ली है और जल्द ही इसे पास कराने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों को उन कंपनियों के लिए सीधे काम करने से रोके जो किसी न किसी तरह से चीन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह विश्वविद्यालयों को रक्षा अनुसंधान के बारे में जानकारी साझा करने, चीन से ताल्लुक रखने वाले विश्वविद्यालयों की फंडिंग सीमित करने और बाहरी देशों से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए फंडिंग की जानकारी देना अनिवार्य होगा। चीन पर वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी यानी छिपकर वार करने की नीति के आरोप लगते रहे हैं। दुनिया जानती है कि चीन एक भेड़िए की तरह चुपचाप किसी देश में पहुंचता है और इसके बाद मौका देखकर उसके आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को कब्जे में कर लेता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया चीन के कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा अफ्रीका के कई दूसरे मुल्कों का हाल देख चुकी है। लिहाजा अब चीन की नीयत को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद और प्रशांत महासागर के इलाकों में अपनी मनमानी कर रहा है, उसे देखकर भी एशिया समेत दुनिया के कई ताकतवर मुल्क उसके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर चुके हैं। यही नहीं, चीन की नीतियों के चलते भी इस वक्त वो दुनिया में अकेला पड़ चुका है। कि वुल्फ वॉरियर पॉलिसी पिछले कुछ समय से काफ़ी सामने आ रही है खुल के। इस पॉलिसी के तहत चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली अपनी मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उसको तमाम दुनिया में कंट्रीज़ में दुनिया भर में डिफेंड करना, और उस यही नहीं बल्कि डिफेंड करना, उसको सपोर्ट करना। और दूसरी तरफ ये भी है कि
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी फैलाना। जानकारों के मुताबिक चीन ने वुल्फ वॉरियर पॉलिसी के तहत अपनी विदेश नीति को बहुत ही आक्रामक बना लिया। इसी नीति के तहत चीन के राजनयिक विदेशों में चीन का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं और आक्रामक तरीके से रखते हैं। इस नीति के तहत चीन के राजनयिक कई बार मर्यादाएं भी तोड़ते हैं और यही वजह है कि कई बार दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में चीन के राजनयिक दखल देने लगते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगता है कि वो अपनी आक्रामक नीतियों के चलते दुनिया के सवालों से बच निकलेंगे, लेकिन हाल के वक्त में जिस तरह कई ताकतवर मुल्कों, खासकर भारत और अमेरिका ने चीन के इस रवैये पर सवाल उठाने शुरू किए हैं और चीन को उसी के अंदाज में माकूल जवाब देने शुरू किए हैं, उसे देखकर तो लगता है कि चीन को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि वो अकेले अपने दम पर दुनिया से नहीं लड़ सकता, लिहाजा वो अपनी छिपकर वार करने की नीति पर चुपचाप काम कर रहा है। चीन की फितरत को समझने के बाद अब इसलिए अमेरिका ने उस पर लगाम लगाने के लिए खास तौर पर PDI यानी पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव बिल तैयार किया है। जानकारों का भी मानना है कि पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव बिल के अमल में आने के बाद हिंद और प्रशांत महासागर इलाकों में चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अहमदाबाद में शादी के जश्न में फायरिंग करना एक दूल्हे को महंगा पड़ गया और उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। उसके फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें वो एक खुली गाड़ी पर सवार होकर सरेआम हवा में फायरिंग करता दिखा। उसके आसपास बारातियों की भीड़ जमा नजर आई, जिनमें कुछ उसके फायरिंग करने का वीडियो बनाते दिखे तो कुछ नाच गाने में खोए नजर आए। हालांकि खुलेआम सड़क पर इस तरह फायरिंग करना दूल्हे को काफी महंगा पड़ गया और पुलिस उसे और उसके पिता को पकड़ कर ले गई। यूपी के संभल में 3 लोगों ने कुछ कारतूसों की नुमाइश के बाद हवा में फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई, क्योंकि उसमें एक मकान की छत पर 3 लड़के दिखाई दिए, जिनमें एक के हाथ में पिस्तौल दिखी, दूसरा छत के फर्श पर कुछ कारतूस रखता दिखाई दिया और तीसरा लड़का ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करता नजर आया। कारतूसों की नुमाइश के बाद एक आरोपी ने हवा में फायरिंग कर दी। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी, साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों को जांच करवाने की सलाह भी दी। फिलहाल जेपी नड्डा की तबीयत ठीक है और डॉक्टरों ने उन्हें होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी है। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं की जांच करवाएं। यूपी के हरदोई से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक नेवले और सांप के बीच लड़ाई होती दिखी। दोनों के बीच हो रही इस लड़ाई को देखकर कुछ लोगों की सांसें कुछ देर के लिए थम सी गई, क्योंकि सड़क किनारे एक खाली प्लॉट में मौजूद एक सांप और नेवला आपस में काफी देर तक लड़ते रहे। नेवला लगातार सांप को मारने की कोशिश में जुटा दिखा और सांप खुद को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आया, लेकिन नेवले ने कई बार उसके फन को दबोच लिया। हालांकि सांप ने नेवले को बराबर की टक्कर दी। उसने कभी नेवले को अपने लचीले शरीर से दबोचने की कोशिश की तो कभी फन से हमला करने की, लेकिन नेवले की होशियारी के आगे वो पस्त होता नजर आया। नेवला लगातार इधर से उधर भागकर उस सांप को परेशान करता दिखा। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा, जिसे वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। काफी देर तक इनकी दोनों की गुत्थागुत्थी होती रही। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई और आखिरकार नेवले ने सांप पर हमला कर उसे मार दिया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। बीजेपी ने टीएमसी पर अपने कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या का आरोप लगाया है। सुखदेव का शव एक तालाब के किनारे मिला। परिवार के मुताबिक सुखदेव 2-3 दिन पहले बीजेपी के एक जुलूस में गया था। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा है। मुकुल रॉय ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे को घेरने के लिए दांव पर दांव चले जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी जंग छिड़ी हुई है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का वक्त है, लेकिन वहां के राजनीतिक हालात को देखते हुए लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत का तूफान अभी थमने वाला नहीं है। इसी कड़ी में बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान, आमने सामने बीजेपी और टीएमसी, ममता और बीजेपी में वार पलटवार। क्या ढहने वाला है टीएमसी का किला? बीजेपी की तैयारियों से डर गई ममता। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में बस ज्यादा दिन बाकी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल का सियासी अखाड़ा किसी जंग के मैदान सा लगने लगा है। बीजेपी जहां पूरी ताकत से ममता बनर्जी सरकार को घेरने में जुटी है, तो वहीं टीएमसी अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह हो चुका है कि बंगाल के राजनीतिक अखाड़े से रोजाना कोई नया दांव सामने आ रहा है। अब बंगाल बीजेपी के प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में जिस तरह का अराजक माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए केंद्रीय बल की तैनाती की जाए, ताकि बंगाल में बिना डरे चुनाव कराए जा सकें। उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक गई, तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहती है। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए, और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। खुद हमले में चोटिल हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में आर पार की लड़ाई की ठान ली है। इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि सीएए को लेकर राज्य सरकार सहयोग दे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी सीएए लागू होकर रहेगा। यानी बंगाल में नए साल पर सीएए लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सीए लागू हो जाएगा जनवरी लास्ट तक या फरवरी। अमित शाह जी ने ये कोई घोषणा क्या सूचना देगा इधर? पहले ही बोल चुके हैं वो कि हम नागरिकता देंगे। तो जनवरी में भी हो सकता है क्या? जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार अभी नियम बना रही है उसके। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला अभी थमा नहीं है कि शनिवार को उत्तर 24 परगना के हौली शहर में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की मौत की खबर आ गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर घर जाकर गृह संपर्क अभियान के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ता की पिटाई की और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई, जिसके चलते बीजेपी को एक बार फिर टीएमसी पर हमलावर होने का मौका मिल गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राजनीतिक आतंक जारी है। हली शहर के वार्ड नंबर 6 और 9 में इन टीएमसी गुंडों ने हमला करके 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। घायल सैकत भोवाल ने दम तोड़ दिया और खलानी दास की हालत अभी गंभीर है। वहीं टीएमसी इस मामले में बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। बंगाल में हिंसा का पॉलिटिक्स था। बहुत दिन सीपीएम हमारा वर्कर को पिटाया, मारा, खून किया, हजारों हमारा वर्कर को खून किया, लेकिन ये लोग हर जगह में हमारा पर आक्रमण कर रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स है कि तृणमूल कांग्रेस जिधर भी है उसको पिटाई करो, धुलाई करो, पत्थर छोड़ो, ऐसा। तो किसी टाइम में अपना आदमी अपना को गोली चलाता है और वो छट्टा लगकर
मौत भी हो जाता है। हमने अपना आदमी का बीजेपी का जैसे हुआ नॉर्थ बंगाल में। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ওটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। अरेस्ट कितने हुआ है अभी? 3 जन। 3 जन अरेस्ट हुआ। घटना किस लिए हुआ, कुछ पता चला? ওটা ডিটেলস দেখা হচ্ছে सब कुछ। बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये किसी से नहीं छिपा। आए दिन राज्य में राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को होना पड़ रहा है। यही वजह है कि पार्टी कानून व्यवस्था को बंगाल की सियासत में बड़ा मुद्दा बना रही है। They are failing to understand that the people of Bengal are with BJP. The people of Bengal are with the Modi government. We want the Modi government. We want BJP to be here because we are tired. We are just tired of this, political unrest, killing, joblessness, insecurity, torture on women. Every day, every hour, women are getting raped. People of Bengal are tired. We want a change. इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी दावा है कि ये सब कुछ सत्ताधारी टीएमसी के इशारे पर हो रहा है। कि सरकार जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जहां सरकार और पार्टी एक साथ काम करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ये कई बार मैंने आप लोगों को कहा भी है कि देखिए, जब पार्टी चीफ भी है सेम और चीफ मिनिस्टर भी सेम है, तो दोनों का डिसीजन और दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा पार्टी की तरह काम कर रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा काम कर रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बीच टीएमसी में फूट की खबर भी सामने आ रही है। पार्टी ने मिदनापुर ईस्ट के अध्यक्ष कनिष्का पांडा को निष्कासित कर दिया है। हैरानी इस बात की रही कि कनिष्का पांडा को पार्टी से निकाला गया है। वो अपने पार्टी से निकाले जाने पर बेहद खुश दिखाई दिए और ये जश्न उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। दरअसल कनिष्का पांडा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कनिष्का पांडा ने पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस लेने का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने पार्टी के एक धड़े के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। খুব শান্তি পেলাম না ভাই, এতদিন পরে এই লজ্জার অবমুক্তি হল। আমরা খুব ভালো লাগছে, আজকে খুব খুশির দিন। আজকে আমরা কর্মীরা সব জায়গায় সারা এলাকায় মিষ্টি খাওয়ানোর কথা বলেছি। बंगाल का सियासी घमासान टीएमसी और बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहा है। केंद्र सरकार ने जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए दिल्ली बुलाया है, उन्हें भी ममता सरकार ने दिल्ली भेजने से मना कर दिया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह सचिव अजय भल्ला को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की नौकरशाही पर दबाव डाल रहा है और गृह सचिव गृह मंत्री अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उनके लिखे पत्र के बाद तो ये विवाद और भी गर्मा गया और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने टीएमसी पर निशाना साध दिया। फेडरल स्ट्रक्चर के नाते ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्ज बनता है कि स्टेट की होम सेक्रेटरी को, डीजीपी को बुलाया जाए, उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत किया जाए कि कैसे ये जो समस्या है इसका हल किया जा सकता है। तो इसलिए अगर होम मिनिस्ट्री से, अगर गृह मंत्रालय से उन लोगों को कोई पत्र प्रेरण करते हैं तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं और ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर भी पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। अगर बीजेपी कल्याण बनर्जी के पत्र पर टीएमसी पर निशाना साध रही है तो टीएमसी भी पुरजोर अंदाज से आईपीएस अधिकारियों के तबादले के मुद्दे पर उनका बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। Procedure for IAS IPS officers, they are governed by Article 312 of the Constitution. But after being selected for IAS or IPS, they are assigned a state cadre. They may be West Bengal, Maharashtra, whatever. The center may ask for names of officers to be sent on deputation. Then it is up to the state to release them or not to release them. वैसे जिन 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है, उनमें एक अधिकारी का नाम राजीव मिश्रा है,
दूसरे का नाम प्रवीण कुमार त्रिपाठी है और तीसरे आईपीएस अधिकारी का नाम भोलानाथ पांडे है। जेडीयू का दावा है कि आईपीएस अधिकारियों से जुड़ा ये मुद्दा प्रशासनिक कुशलता के लिए उठाया गया एक कदम है और पार्टी इसका स्वागत करती है। प्रशासनीय कुशलता के लिए ये कदम उठाए गए हैं और सरकार के द्वारा किए गए ऐसी सभी प्रयासों की हम सराहना करते हैं। लेफ्ट वहीं टीएमसी आरोप लगा रहा है कि अगर भाजपा चुनाव हारती है तो ममता बनर्जी का मर्डर भी करवा सकती है बीजेपी, ऐसी प्लानिंग चल रही है। टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगे। राजनीति मतभेदों को लेकर के होती है। बंगाल की राजनीति में हिंसा और विद्वेष का दखल हो चुका है जो बहुत खराब है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह 19 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा बंगाल की सियासी फिजाओं में और ज्यादा गर्माहट ला सकता है। फ्रांस की सरकार का मुस्लिम कट्टरवाद से निपटने के लिए बनाया गया बिल कैबिनेट में पास हो गया। फ्रांस की सरकार के मुताबिक अब जनवरी में इसे वहां की संसद में भेजा जाएगा। ये बिल अगर पास हुआ तो फ्रांस में मस्जिदों और इमामों के लिए नियम सख्त हो जाएंगे। खासतौर पर मस्जिदों की फंडिंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को घर पर पढ़ाने पर भी सख्ती रहेगी, जिससे लोग चोरी छिपे चलाए जा रहे मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे। इसमें इंटरनेट पर हेट स्पीच रोकने के लिए भी कड़े प्रावधान है। फ्रांस की दलील है कि उसका बिल मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका मकसद मुस्लिम कट्टरवाद पर लगाम लगाना है। बढ़ते हमलों की वजह से फ्रांस की सरकार काफी वक्त से इस कानून को बनाने पर विचार कर रही थी। महोबा में बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी पर हमला हुआ। यूपी के महोबा में कुछ लोगों पर बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की गाड़ी पर हमले का आरोप लगा। हालांकि जिस समय यह हमला हुआ उस वक्त विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इस हमले में विधायक के पीए और ड्राइवर बाल-बाल बचे। टीमें हमारी रवाना है उन लड़कों को पकड़ने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की। मुंबई के मुंब्रा स्टेशन पर एक महिला ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई। ये महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ट्रेन चलती, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। स्टेशन पर तैनात एक आरपीएफ जवान की नजर उस महिला पर पड़ी, जिसके बाद उसने दौड़कर महिला को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटना की ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन बदमाशों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की। ओडिशा के धनगढ़ में हैदराबाद जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बिहार के दानापुर में सोशल मीडिया के जरिए करीब 7 साल बाद एक लड़का अपने परिवार से मिला। ये लड़का दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में लापता हो गया था। परिवार वालों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। करीब 7 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए गाजियाबाद के एक एनजीओ में होने का पता चला, जिसके बाद उसे दानापुर लाया गया।